हेलो एवरीवन। मैं हूँ डायना और आज हम बात करने वाले हैं नियो क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी की। जहाँ हमने सबसे पहले बात किया था प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो कि बात करता था डिमोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में कि किस तरह से क्राइम जो है उसे हम एक ह्यूमन एक्ट की तरह कंसीडर नहीं करते थे, बट इट वाज द एक्ट ऑफ द इविल। वही फिर हमने आगे प्रोग्रेस किया एंड हमने आगे डिस्कस किया था इन द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की, जहाँ पे क्राइम जो है इट वाज कंसीडर्ड एज एन एक्ट जिसे एक ह्यूमन करता है, लेकिन इसे हमने माना था एक रैशनल चॉइस, मतलब वो अपनी मर्जी से कर रहा है। वो अपना प्लेजर एंड पेन जो है उसे अच्छे से बैलेंस आउट करके इक्वेशन देख के कॉन्सिक्वेंसेस समझ के वो फिर कर रहा है। अब हम आगे इसमें बात करने वाले हैं कि किस तरह से इसमें एक इवोल्यूशन हमें देखने को मिला एंड हम इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं इसके इमर्जेंस को लेकर, इसकी थ्योरीज को लेकर एंड हु वर द कंट्रीब्यूटर्स। सो ये न्यू क्लासिकल स्कूल क्या है? सो ये जो न्यू क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी है, ये इवोल्यूशन है उस क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का, जहाँ पे हमने बात किया था कि किस तरह से लोग जो है उनका एक फ्री विल होता है एंड दे हैव दिस कैपेसिटी। वो अपनी मर्जी से एक चॉइस जो है उसे चुनते हैं एंड इस तरह से वो एक एक्ट को करते हैं विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, जिसे हमने क्राइम का टैग दिया था। अब यहाँ पे न्यू क्लासिकल स्कूल जो है वो क्रिटिसाइज करता है इस थिंकिंग को। ये कहता है कि इंडिविजुअल के पास में एक एबिलिटी है, एक कैपेबिलिटी है कि हाँ, वो रैशनल चॉइस रखते हैं, यानी कि वो अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि उन्हें कौन सा क्राइम करना है, नहीं करना है, कौन सा एक्ट करना है, नहीं करना है। लेकिन ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसे इन्फ्लुएंस करने वाले काफ़ी सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। इसलिए ये आई मीन डिफरेंट है क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से, क्योंकि ये देखता है कि ऑफेंडर्स जो है वो रैशनल बीइंग्स भले ही हैं, फ्री चॉइस भी है उनके पास, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस का डाउन प्ले देखने को मिलता है। सो मूविंग अहेड, यहाँ पे हम चार फैक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज एज। ये कहता है कि जुवेनाइल्स या फिर माइनर्स जो हैं, यानी कि पीपल बिलो 18, ये लैक करते हैं। दे डोंट हैव द कैपेसिटी, यानी कि ये लैक करते हैं एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को। फिर मेंटल हेल्थ, वो लोग जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से जूझ रहे हैं या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से जूझ रहे हैं, ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं नाकामयाब होते हैं एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने के लिए। फिर है सिचुएशनल फैक्टर्स, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है, फिर पीयर इन्फ्लुएंस है, या फिर एक सिचुएशन में क्या हो रहा था, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी किसी की चॉइस को इम्पैक्ट कर सकता है। फिर है इंटेंट एंड मोटिव, यानी कि वो जहाँ पे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो वैरी करता है बेस्ड ऑन द एक्ट, वेदर इट वॉज प्रीमीडिएटेड, यानी कि क्या वो पहले से सोचा समझा गया था या फिर जस्ट इंस्टिंक्ट हो गया, मतलब एकदम से जस्ट सिचुएशन पे अचानक से हो गया, तो उसकी भी बात करता है। सो नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं टाइमलाइन की। तो ये आया कब था? बेसिकली आया था 19th सेंचुरी, यानी कि ड्यूरिंग 1700s टू 1800s के बीच में कहीं ना कहीं इसका अपराइजिंग हमें देखने को मिला था। एंड ये जो पीरियड था इट मार्क्ड अ क्रिटिकल जंक्चर इन द इवोल्यूशन ऑफ लीगल एंड क्रिमिनोलॉजिकल थॉट, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल स्कूल जहाँ पे जेरेमी बेंथम एंड सिजार बेकारिया जो थे, इन्होंने बात किया था उस स्कूल में। अब कहीं न कहीं हम इनके लिमिटेशंस को देख पा रहे थे, इन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। क्योंकि क्लासिकल स्कूल जो था वो सीधा-सीधा कह रहा था कि प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होना चाहिए, डेटरेंस होना चाहिए, लेकिन वो कहीं न कहीं फ़ेल हो रहा था मॉडर्न डे डायनामिक्स में। किस तरह से समझते हैं? सबसे पहले 1700s में जब 1764 में बेकारिया ने पब्लिश किया था एसेज ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट, तो उन्होंने वहाँ पे बात किया था रैशनल चॉइस थ्योरी एंड प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट के बारे में। फिर 1789 में बेंथम जो थे, वो यूटिलिटेरियनिज़्म के बारे में बात करते हैं कि पनिशमेंट जो है वो डिटरेंस कहीं न कहीं लाए एंड सोसाइटल कोहेजन पर फोकस कर पाए। फिर आता है 1800s का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जहाँ पे हमने ये देखा था कि अर्बनाइजेशन की वजह से एक सोसाइटी में कांस्टेंट चेंज हमें देखने को मिल रहा है।
जिसकी वजह से क्राइम जो था वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड देन इज़ योर 1820s एंड 40s में जब न्यू क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी ने अपना एक पकड़ जमाई थी। यहाँ पे कोर्ट्स जो थे वो कंसीडर करने लग गए थे मिटिगेटिंग फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर्स जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि क्राइम कंसीडर किया जाएगा एक एक्ट को या नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो जिसने किया उसे पनिशमेंट मिलेगी, मिलेगी तो किस टाइप की मिलेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। एंड कहीं न कहीं लीगल रिफॉर्म्स के बारे में भी हम बात करते हैं। सो अब रैशनल क्या है इसके पीछे? क्या लॉजिक्स है कि क्यों हम ये चीज़ होते हुए देख पा रहे थे? तो सबसे पहले है क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिमिनोलॉजी स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म, यानी कि अगर हम बात करें तो क्रिमिनोलॉजी जो है, क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल्स जो है ना वो एक रैशनल चॉइस के बेसिस पर, यानी कि अपना पेन एंड प्लेजर, अपना गेन, बेनिफिट एंड लॉस, ये सब देखने के बाद में कोई एक्ट करते हैं। लेकिन ये बताना भूल गए थे कि, या फिर कहीं न कहीं ये फेल हो गए इस चीज़ को एड्रेस करने में, कि डिग्रीज़, यानी कि चेंजेस, छोटे-छोटे एलिमेंट्स जो कि मैटर करते हैं, जैसे कि एज डिफरेंस, मेंटल हेल्थ, इंटेंट, सिचुएशन, इन चीज़ों को वो कंसीडर नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की चॉइसेस को बात कर, मतलब उसके बारे में बात करते हैं, पर वो ये नहीं देखते कि उस इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस क्या है। तो उस चीज़ को उन्होंने ओवरलुक कर दिया था। इसलिए क्रिटिक्स भी यही आर्ग्यू करते हैं कि ये जो पर्सपेक्टिव है ये एक अनजस्ट आउटकम्स के बारे में बात करता है। एंड इसकी वजह से क्या है, हम ये तो कहते हैं कि सारे ऑफेंडर्स को हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए एंड उन्हें इक्वल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि हर एक की इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं, हर एक की सिचुएशंस सेम नहीं होती। फिर हम बात करते हैं चेंजिंग सोशल डायनामिक्स के बारे में। सो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, ये एक रैपिड अर्बनाइजेशन के बारे में भी बात कर रहा है, कि सिटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी एंड डाइवर्सिफ़ाई होने लग गई थी। नए फॉर्म्स ऑफ क्राइम आने लग गए थे, जैसे कि ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम, फिर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी व्हिच इज़ नाउ नोन एज़ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। देन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये जो एक ट्रेडिशनल लीगल फ्रेमवर्क जो था ना, ये कहीं न कहीं एक पेस नहीं बना पा रहा था विद द चेंजेस। जो क्लासिकल स्कूल ने हमें बातें कहीं, वो कहीं न कहीं अब इस मॉडर्न डे चेंजेस में नहीं अप्लाई हो पा रही थी उतने अच्छे से। इसलिए इनका ये कहना था कि हमें कहीं न कहीं सिस्टम में जैसे रिजिड होने की ज़रूरत है, वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की भी उतनी ही ज़रूरत है, उतनी ही दरकार है। एंड इन्होंने इसलिए कहा था कि इंडिविजुअलाइज्ड हमें अप्रोच यूज़ करना चाहिए टुवर्ड्स क्राइम एंड पनिशमेंट। फिर हम बात करते हैं राइजिंग क्राइम रेट एंड पब्लिक आउटक्राई। एज़ पॉपुलेशंस जो है ये कॉन्सन्ट्रेट होने लग गए थे अर्बन एरियाज़ में, यानी कि क्राइम रेट जो है वो बढ़ने लग गया था कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में। तो कहीं न कहीं लोगों में एक डर का जो माहौल है ये देखने को मिल रहा था। पब्लिक अनरेस्ट हमें देखने को मिल रहा था। तो लोग कहीं न कहीं डिमांड कर रहे थे एक इफेक्टिव लीगल सिस्टम की, जो कि एड्रेस करेगा क्राइम को एंड बेसिकली बात करें डिटरेंस की विद फेयरनेस। एक इक्वल वो स्टांस की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो ये जो रिजिड एप्लीकेशन था ना क्लासिकल प्रिंसिपल्स का, ये कहीं न कहीं फिर भी प्रमोट कर रहा था एक्सेसिव पनिशमेंट्स को, जिसको उसने खुद क्रिटिसाइज़ किया था ड्यूरिंग द डिमोनोलॉजिकल स्कूल। इसीलिए ये हर वक़्त जो डिटरेंस है ना, ये उसको एक्सेस नहीं करवा पा रहा था। अब हम बात करते हैं फिलोसॉफिकल शिफ्ट्स टुवर्ड्स द ह्यूमनिज्म, यानी कि ये जो ह्यूमनिस्टिक फिलोसफीज जो थी वो बढ़ने लग गई थी। ग्रेटर एम्फेसिस हम देखने लग गए थे इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एंड पोटेंशियल फॉर रिहैबिलिटेशन पर। तो जो थिंकर्स थे एंड रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था हार्श प्यूनिटिव मेजर्स को ऑफ द क्लासिकल मॉडल, एडवोकेटिंग फॉर टेलर्ड सेंटेंसेस एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स। अब उसके बारे में अगर हम बात करें, लास्ट वन इज द लीगल रिफॉर्म्स एंड द बर्थ ऑफ मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो कोर्ट्स जो थे वो कहीं ना कहीं कंसीडर करने लगे थे एज को, मेंटल स्टेट को, फिर वो सर्कमस्टांसेस जहाँ पर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि गिल्ट है, यानी कि गिल्टी माइंड है कि नहीं, पनिशमेंट, उन सब के बारे में बात होने लग गई थी। एंड इसी की वजह से एक नया रास्ता हमें देखने को मिल गया था टुवर्ड्स द लीगल रिफॉर्म्स, जैसे कि जुवेनाइल कोर्ट्स, इंसैनिटी डिफेंसेस एंड इंडिविजुअलाइज्ड सेंटेंस, वो हमें देखने को मिल गया था। अब ये कहीं न कहीं एक इंटीग्रल
पार्ट बन गए थे इसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जहाँ हम बात करते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर्स की. तो फर्स्ट वन इज गेब्रियल टार्डे. ही वाज लाइक फ्रॉम 1843 से अपना 1904. गेब्रियल टार्ड भी बोलते हैं लोग इनको, इट डिपेंड्स. सो क्रिमिनल बिहेवियर जो था, मतलब इनका मेन कॉन्सेप्ट जो था वो बात करते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है इट रिजल्ट्स फ्रॉम इमिटेशन एंड सोशल लर्निंग. एंड इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है उसका नाम भी यही है, द लॉज ऑफ इमिटेशन 1890. फिर है रेमंड सैलिलीज. इनका जो की कॉन्सेप्ट है वो बात करता है पनिशमेंट जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए बेस्ड ऑन द ऑफेंडर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस. इसलिए इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो भी इसी के बारे में बात करता है, द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट. फिर है फ्रांस वॉन्स लिस्ट. इनका जो की कॉन्सेप्ट है वो बात करता है एम्फेसाइज क्रिमिनल टाइपोलॉजीज, यानी कि क्रिमिनल्स की भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए, टाइपोलॉजीज होनी चाहिए, डिफरेंसेस होने चाहिए, एंड कैटेगराइजेशन फॉर द टारगेटेड जस्टिस पॉलिसीज. फिर कंट्रीब्यूशन जो था इनका ये था कि ये प्रपोज द मारबर्गर्स प्रोग्राम फॉर क्लासिफाइंग ऑफेंडर्स. सो दीज आर द पीपल, गेब्रियल टार्डे, रेमंड सैलिलीज एंड फ्रांस वॉन्स लिस्ट. मूविंग अहेड विद गेब्रियल टार्डे, तो इनका जो था कहना था, इन्होंने रिजेक्ट किया था आइडियाज कि क्रिमिनल्स जो थे ना ये प्योरली रैशनल एजेंट्स है, एंड इन्होंने एम्फोसाइज करने की कोशिश किया था ऑन द रोल ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो कि क्रिमिनल बिहेवियर को फॉर्म होने देते हैं या फिर फॉर्म होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ऑफ इमिटेशन, क्राइम जो है वो सीखा गया है थ्रू सोशल इंटरेक्शन, एंड इंडिविजुअल्स अडॉप्ट करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर्स को वाया इमिटेटिंग, यानी कि सीख कर इन देयर सोशल एनवायरनमेंट. तो इसकी वजह से काफ़ी शिफ्ट देखने को मिला था फ्रॉम स्ट्रिक्टली रैशनल चॉइस थ्योरीज टू द वन दैट कंसीडर्ड सोशल लर्निंग. यानी कि कहीं ना कहीं जहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे थे कि इंसान अपनी मर्जी से एक्ट को चुन रहा है कि उसे ये करना है, उसने देख लिया कि हाँ इससे मेरा क्या प्रॉफिट और क्या लॉस. वहीं दूसरी तरफ हम बात करने लग गए थे कि सोशल लर्निंग किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेकिंग अ केस फॉर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट. क्योंकि हर इंसान का सिचुएशन अलग है, इंटेंशन अलग है, रीज़न अलग है, तो पनिशमेंट भी अब अलग होनी चाहिए. सो इनके काम का इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि एक इन्फ्लुएंस देखने को मिला था ऑन द फाउंडेशंस ऑफ द सोशियोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी, जहाँ पे इन्होंने एक गैप को भरने की कोशिश किया था बिटवीन द क्लासिकल एंड लेटर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में. So moving on to the next one is Francois Jerome Leon Foscher, 1803 1854. I don't know मैंने सही प्रोनाउंस किया है कि नहीं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट. सो इनका कंट्रीब्यूशन जो था वो था कि प्रपोज्ड डिफरेंशिएटेड पेनल्टीज. एंड इनके जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो ये है कि द लॉ रिफॉर्म द प्रिजन, मतलब ये बेसिकली फ्रेंच है. सो इनका ये कहना था, फॉचर का ये कहना था कि इनका मेन रोल जो था वो था एडवोकेटिंग फॉर द रिफॉर्म्स इन द पीनल सिस्टम. इनका ये कहना था कि पनिशमेंट जो है ना वो वन साइज फिट्स, यानी कि हर एक पर आप एक जैसा नहीं लगा सकते. एंड इन्होंने अडाप्ट करने के बारे में बात किया था बेस्ड ऑन द ऑफेंडर सर्कमस्टांसेस एंड नेचर ऑफ द क्राइम. क्राइम भले ही अगर कर रहा है कोई, अगर सब लोग जैसे 7 लोगों ने किसी का खून किया है, जिसका भी किया है, अब आप उन सातों को एक जैसे पनिशमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उन सातों के अलग अलग सर्कमस्टांसेस थे, रीजंस थे, सिचुएशंस थे. तो उन सब चीज़ों को माइंड में रखकर फिर जिस टाइप की पनिशमेंट जिसको भी देनी चाहिए, किसी को शायद रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी, किसी को लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी, किसी का कुछ, किसी का कुछ. सो इट डिपेंड्स. किसी ने शायद जस्ट अपने पर्सनल डिफेंस में किया हो, तो कई सारे अब हम फैक्टर्स को देखने लग गए थे. सो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था द आइडिया ऑफ द फैक्टर्स सच एज एज, मेंटल स्टेट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्राइम. अब ये इन्फ्लुएंस करने लग गए थे कहीं ना कहीं सेंटेंसिंग को. तो इनका जो काम है ये द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्पायर करता है डेवलपमेंट ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को एंड एप्लीकेशन ऑफ द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस इन द कोर्ट. तो फॉजर के जो रिफॉर्म्स है इट लेड टू द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न इंडिविजुअलाइज sentencing practices and rehabilitative approaches in. So moving on with William Blackstone, जो भी कोई लॉ पढ़ रहे हैं दे आर मच मोर फेमिलियर विद विलियम ब्लैकस्टोन की कॉन्ट्रीब्यूशंस. सो इनके जो की वर्क्स है दैट इंक्लूड्स द कमेंटरीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड. ब्लैकस्टोन जो थे वो एक जूरिस्ट थे
एंड इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था जो लीगल सिस्टम था ना इंग्लैंड का एंड यूएस का उसको, एंड ही प्रोवाइडेड द डिटेल्स डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स। इन्होंने ही एम्फेसाइज करने की कोशिश किया था ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल इंटेंट विच इज मेंसरिया इन डिटरमाइनिंग द गिल्ट। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिली थी हमें न्यू क्लासिकल प्रिंसिपल्स में, कि हर ऑफेंडर जो है उसको आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। एंड कई बारी हमें इंटेंशंस भी है ना उस पे फोकस करना पड़ता है लोगों की, मिटिगेटिंग फैक्टर्स के बारे में देखना पड़ता है। तो ब्लैकस्टोन के जो एम्फेसिस थे वो बात करता है कि ऑन इंटेंट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ मिटिगेटिंग सेंटेंसेस, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एंड क्रिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिफेंसेस इन लॉ। मेंटल हेल्थ डिफेंसेस जिस तरह से हम देखते हैं मैकनॉटन रूल्स, पहले आईपीसी का सेक्शन 84 जो था वो बात करता था, नाउ बीएनएस का सेक्शन 22 इट टॉक्स अबाउट दैट। सो मूविंग ऑन, अब इम्पैक्ट एंड लेगेसी हमें किस तरह से देखने को मिलता है न्यू क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी में। तो सबसे पहले कि अभी तक थ्रू आउट हमने बात किया है मिटिगेटिंग एंड एग्रावेटिंग फैक्टर्स को, यानी कि अब कहीं ना कहीं इस स्कूल के दौरान हम देख सकते हैं कि कोर्ट्स जो है वो कंसीडर करने लग गए थे इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस को, सच एज एज, मेंटल स्टेट, मोटिव्स बिहाइंड द क्राइम। ये जो अप्रोच था इट मूव्ड अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पनिशमेंट्स एंड प्रोवाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन टू टेलर्ड सेंटेंसेस। यानी कि कहीं न कहीं अब हम इंडिविजुअलाइज़ेशन जो है वो देखने लग गए थे, एंड इसका इम्पैक्ट जो था वो हमें देखने को मिलता है। द ग्राउंडवर्क फॉर मॉडर्न सेंटेंसिंग गाइडलाइंस, जैसे कि फैक्टर्स यानी कि रिमोर्स, प्रीमेडिएशन, कोर्जन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट। फोकस ऑन द रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्म। तो क्लासिकल स्कूल जो है वो एम्फोसाइज करता है ऑन डिटरेंस। न्यू क्लासिकल थिंकर्स जो है वो कहते हैं कि रिहैबिलिटेटिव अप्रोचेस जो है वो कहीं ना कहीं अब हमें इम्प्लाई करने चाहिए। एंड ऑफेंडर्स जो है ना वो सारे के सारे, ऐसा नहीं कि हम उन्हें रिफॉर्म नहीं कर सकते, जो सुधारना चाहते हैं खुद को, जो सुधरना चाहते हैं, उन्हें डेफिनेटली एक मौका मिलना चाहिए। तो ये बात कर रहा है प्रमोटेड द आइडिया ऑफ जस्टिस सिस्टम्स दैट शुड एम टू रिफॉर्म, मतलब जो क्राइम कर रहे हैं ऑफेंडर्स, एंड स्पेशली इन केसेस इन्वॉल्विंग जुवेनाइल्स, वो लोग जो कि अभी भी बिलो 18 है, क्राइम कर रहे हैं, ऐसे अनलॉफुल एक्ट्स कर रहे हैं, बट उन्हें मे बी आइडिया नहीं हो, मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, मे बी सिचुएशन वॉज लाइक दैट, वॉट एवर इट इज, बट दे एटलीस्ट ट्राई टू लिसन कि इन्हें एक चांस मिलना चाहिए और इन्हें लार्जर लाइफ पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और दोज विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज, अगेन वो लोग जो कि ठीक से अकाउंटेबल नहीं हो सकते हैं अपने एक्शंस को लेकर के। सो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एंड ऑल्टरनेटिव सेंटेंसिंग ऑप्शंस, जैसे कि प्रोबेशन, कम्युनिटी सर्विसेज एंड मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स। Talking about the next one is the influence of the on the modern legal concept of mens rea, which is guilty mind. तो न्यू क्लासिकल थ्योरीज जो थे ये कहते हैं कि हमें इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट्स में ना एक्शंस में डिफरेंशिएट करना चाहिए। और यहीं पे हम बात करते हैं मेंस रिया, विच इज़ द गिल्टी माइंड और द क्रिमिनल इंटेंट, हम उसकी बात करते हैं। अब ये एक प्री रिक्विजिट है फॉर डिटरमाइनिंग द गिल्ट, यानी कि अगर एक इंसान ने किसी को मारा है, किसी को चोट पहुंचाई है, तो इंटेंशनली पहुंचाइए, विलफुली पहुंचाइए, अपनी मर्जी से पहुंचाइए, कि किसी के कहने पर पहुंचाइए, मजबूरी में पहुंचाइए, वो सब। सो मेंस रिया जो है काफ़ी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है देखा जाता है इन क्रिमिनल लॉ, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द डिग्रीज ऑफ कल्पेबिलिटी, यानी कि आप किसको कितना दोषी पाएंगे या फिर दोषी करार देंगे उसके बारे में, विच ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द वर्डिक्ट्स एंड सेंटेंसिंग, यानी कि पनिशमेंट्स जो है वो किस तरह से मिलेगी या फिर किस टाइप का लास्ट जजमेंट हमें देखने को मिल सकता है। देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द इंसैनिटी डिफेंस। न्यू क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी जो है वो फोकस करता है ऑन द मेंटल स्टेट एंड इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे जो मेंटली इल ऑफेंडर जो है वो सेम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता है एज कम्पेयर टू दोस्त जो कि सेम है, जो कि ठीक ठाक है, वो उस लेवल से नहीं कर सकते बिकॉज उन्हें अपने एक्शंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में दे आर नॉट अवेयर। तो एक फॉर्मलाइजेशन जो है वो देखने को मिला फॉर द इंसैनिटी डिफेंस, एंड ये जो प्रिंसिपल है इट रिमेन्स इंटीग्रल टू द मॉडर्न लीगल सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा कि अब ये सेक्शन 22 बन चुका है इन बीएनएस एंड अर्लियर इट वाज 84 इन आईपीसी। ओके, तो
इनफैक्ट ये मेंटल हेल्थ असेसमेंट्स की भी बात करता है कि जहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू सी कि जो अक्यूज पर्सन है या फिर ऑफेंडर है, ये बेसिकली कैपेसिटी रखते भी है कि नहीं एक ट्रायल के लिए। देन वी टॉक अबाउट क्रिएशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कि एज एंड मैच्योरिटी जो है इवैल्यूएटिंग क्रिमिनल बिहेवियर्स, उसकी हम बात करते हैं। रिफॉर्मर्स जो है वो ये कहते हैं कि चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स जो है, इनको हमें डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए दैन एडल्ट्स, क्योंकि इनकी इमेच्योर जजमेंट्स होते हैं, इनको इतना आइडिया नहीं होता है। सो इन्हें हम सेम वे से ट्रीट नहीं कर सकते जैसे एक एडल्ट को करेंगे। इसीलिए दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट जुवेनाइल कोर्ट्स, यानी कि बच्चों के लिए अलग से कोर्ट्स होने चाहिए, उनकी हियरिंग अलग से होनी चाहिए, उनके ट्रायल्स अलग से होने चाहिए, उनको सजाएं भी डिफरेंट मिलती है। एंड इसलिए इन पर मेनली फोकस किया जाता है रिहैबिलिटेशन का, रिफॉर्मेशन का, बिकॉज दे आर स्टिल यंग। तो उन्हें हम बेहतर बना सकते हैं, उन्हें रिफॉर्म किया जा सकता है सोसाइटी में, दे कुड बी बेटर। Okay, and then introduction of discretion and sentencing and legal proceedings, यानी कि क्लासिकल स्कूल में जहाँ हम एक रिजिड देखते थे कि एक यूनिफॉर्म पनिशमेंट होना चाहिए और डिटेरेंस हमें प्रोवाइड कराना ही कराना है, यहाँ कहीं ना कहीं हम एक जुडिशियल डिस्क्रिशन की बात करते हैं, यानी कि जजेस को एक चांस मिलता है, एक तरीका मिलता है कि वो सेंटेंसेस को एडजस्ट कर सके, वो थोड़ा सा डिफरेंस ला सके, एक फ्लेक्सिबिलिटी ला सके एक जजमेंट में, क्योंकि हर इंडिविजुअल का सिचुएशन डिफरेंट है, रीजंस अलग है। तो पनिशमेंट भी आप सेम नहीं दे सकते। एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को आप एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है आज की डेट में भी, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ प्ली बार्गेन्स, फिर पेरोल सिस्टम, ऑल्टरनेटिव सेंटेंसिंग स्ट्रेटजीज के फॉर्म में, इंश्योरिंग दैट जस्टिस इज नॉट ब्लाइंड टू कॉन्टेक्स्ट। ये नहीं कि जस्ट बोला है जस्टिस में किताब में लिख दिया तो देना ही पड़ेगा, नो, it is not like that. Situations are always different. फिर influence on the contemporary criminological theories. Neoclassical thought जो है ये बात करता है on the foundation of the more complex criminological theories की interaction जो है ना between the individual choices and external factors, की idea जो है कि सोशल लर्निंग की वजह से ही एक इंसान जो है वो क्राइम करना सीखता है, डिफरेंशियल एसोसिएशन, इस टाइप की जो थ्योरीज हैं जो कि सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें उसके बारे में पता चलता है। ये उसके लिए कहीं न कहीं एक रास्ता बनाता है। सो दिस हैज़ एनरिच्ड द क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिला था, बोथ इन द क्राइम प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेटिव स्ट्रैटेजीज़ में। अगला हम बात करते हैं ह्यूमनाइज़ेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमें किस तरह से देखने को मिलता है कि लोग जो हैं वो सिर्फ़ बियॉन्ड रिपेयर नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो who actually fall under the purview of who want to reform, जो खुद को चेंज करना चाहते हैं, जो कि क्राइम नहीं करना चाहते, क्राइम की दुनिया में नहीं आना चाहते थे इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन करना पड़ा, वट एवर द थिंग इज, लेकिन जो बदलना चाहते हैं खुद को बेसिकली फॉर द सोसाइटी, फॉर देयर ओन सेल्व्स, फॉर देयर फैमिलीज, वट एवर थिंग इज। सो इसमें एक एम्पैथेटिक अप्रोच हमें देखने को मिला था टुवर्ड्स क्राइम। फिर एडवोकेशन हमें देखने को मिला था फॉर फेयरनेस, इक्विटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो मॉडर्न सिस्टम जो थे वो कहीं न कहीं फ़ोकस जो थे वो बिठा रहे थे टुवर्ड्स रिस्टोरेटिव जस्टिस में एंड सीकिंग टू हील रादर देन मेयरली पनिश। सो अब हम आगे बात करने वाले हैं 2 मॉडर्न डे केस एग्ज़ाम्पल्स की, जहाँ पे हम न्यू क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट केस इज इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया में, शेयर सिंगल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, इट इज़ अ लैंडमार्क केस एज वेल, क्योंकि यहाँ पे हमने सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि आईटी एक्ट को रिपील होते मतलब हटते हुए देखा बेसिकली, क्योंकि ये कहता है कि मतलब इसको क्रिटिसाइज किया गया था फॉर इट्स वेग लैंग्वेज एंड आर्बिट्ररी एप्लीकेशन को लेकर के, एंड इट अलाउड फॉर द अरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर पोस्टिंग ऑफेंसिव कंटेंट ऑनलाइन विदाउट कंसीडरिंग द इंटेंट और कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द पोस्ट। कि हर इंसान जो कि कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्सनल अटैक हो, कहीं न कहीं वो अपनी वॉइस रेज़ भी कर रहे होते हैं। तो पहले हमें कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए एंड उसके बाद में उनके अगेंस्ट एक एक्शन लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अ केस फ्रॉम द वेस्ट, तो यहाँ हम देख रहे हैं रोपर वर्सेस साइमन, 2005 का ये केस है, जहाँ पे क्रिस्टोफर साइमन जो है वो एक 17 साल का लड़का था, एंड उसे कॉन्विक्शन मिला था फॉर मर्डर, एंड
उन्हें डेथ सेंटेंस भी मिला था। सो ये जो केस है यहाँ पे एक चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को कि डेथ सेंटेंस यानी कि डेथ पेनल्टी जो है ना वो जुवेनाइल्स को नहीं दी जा सकती, आर्ग्यूइंग दैट यंग ऑफेंडर्स जो हैं वो लैक करते हैं मेच्योरिटी एंड जजमेंट जैसे कि एडल्ट्स के पास होती है। तो ये 2 चीज़ें हमने देख रखी हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन देख सकते हो कि किस तरह से श्रेया सिंघल के केस की वज़ह से एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। रूलिंग स्ट्रक डाउन सेक्शन 66 ए, अफर्मिंग दैट लॉज़ मस्ट नॉट ओवरलुक इंडिविजुअल इंटेंट, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप सोशल मीडिया पे देखो तो इट्स ऑल्सो इन्फ्रिंजिंग समवन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसलिए हमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए फिर। वही दूसरी तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों को और एडोलसेंट्स को हम सेम वे से ट्रीट नहीं कर सकते एज एडल्ट्स। So that's all for New Classical School of Criminology. And if you like this video, then please go ahead and subscribe the channel if you haven't done it yet. And I'll see you in the next one. Thank you so much and stay safe.